हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इनको पीयर इवेल्यूशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन GS3 से हमने लिए हैं। ठीक है, GS3 से हमने लिए हैं। एक क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से और दूसरा क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और सबसे एंड में हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है, मींस 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड that India's central armed police forces are in urgent need of overhaul। मतलब काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उसमें। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इश्यूज। ठीक है, एसोसिएटेड विद। देखिए रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अब रिफॉर्म्स कब होते हैं? जब काफ़ी सारे इश्यूज हैं। अब देखिए इश्यूज इन्होंने 3 बता दिए हैं कि आपको 3 डायमेंशन दी गई है, उन्हीं को आपको डिस्कस करना है। इश्यूज एसोसिएटेड विद पर्सनल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ दीज फोर्सेस। तो देखिए ये जो 3 डायमेंशन दी गई है, इसमें क्या इश्यूज हैं ये आपको बताने हैं। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनमें काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज हैं, भले ही वो पर्सनल को लेके हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हों या फिर सर्विस कंडीशन को लेके हों, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए, फिर आप बताइए कि जो पर्सनल वाली जो डायमेंशन है उसमें क्या इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इश्यूज हैं, सर्विस कंडीशंस में क्या इश्यूज हैं, एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका पर्पस यही था कि आप लोग इस क्वेश्चन को होलिस्टिक वे में तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि पूरी चीज़ तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टॉपिक मैंने आपको दे दिया, तो ये पूरा जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब देखिए इंट्रोड्यूस किस तरह से करेंगे। आप बता दीजिए कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो। देखिए जो CAPF है रेफर्स टू यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर ऑफ 7 सिक्योरिटी फोर्सेज। देखिए 7 सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं और ये 7 फोर्सेज कौन सी हैं, क्या आप बता सकते हैं मेरे को? देखिए ये टोटल 7 हैं, जैसे कि असम राइफल्स, असम राइफल्स, इसके अलावा BSF होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस,
देन CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, देन CRPF होता है, ये रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके अलावा NSG हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। एंड एक और बच गया ना, वो क्या हो जाएगा, SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो ये 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए इसमें किसका कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ये भी आपको लिखना होगा। इनका फंक्शन क्या है ये भी आपको लिखना होगा। इनका फंक्शन क्या है, बॉर्डर्स को गार्ड करना। अब देखिए जो 7 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसमें से केवल 4 ही फोर्सेज हैं जो कि बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं। जैसे कि एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स समझ में आ ही रहा है, असम राइफल्स भी करती है, ठीक है, ITBP भी करती है और SSB भी करती है। तो ये जो 4 फोर्सेज हैं ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं। और क्या फंक्शन होते हैं, सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि CISF करती है, काउंटर टेररिज्म जैसे कि NSG वगैरह हो गया, ठीक है, काउंटर नक्सल ऑपरेशंस। तो इन सब के ये सब फंक्शन होते हैं CAPF के, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनके। अब देखिए ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं इनमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं और वो इश्यूज आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए कुछ साल पहले एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें काफ़ी कुछ बताया गया था कि क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो पुलिस फोर्सेज हैं इनका खुद का कैडर है, बट जब लीडरशिप रोल की बात आती है तो वहाँ पे IPS ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो फोर्सेज हैं उनका जो मोराल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आप टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकते हो, वो पोजीशन रिजर्व है IPS कैटेगरी के लिए। इसके अलावा देखिए जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, ये भी उस रिपोर्ट में कहा गया था। वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबे होते हैं, 16 to 18 आवर्स पर डे, 16 से 18 घंटे पर डे आपको काम करना है। तो न तो आप सही से सो पाओगे, नहीं आपको आराम मिलेगा। तो जो वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी पुअर होती है। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें आर्म्ड फोर्सेस से, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स वगैरह हो गया, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, ये काफ़ी कम मिलते हैं अगर आप कंपेयर करें। तो ये भी एक इशू है इनके साथ, ठीक है। और क्या रिपोर्ट में लिखा हुआ था, रिपोर्ट में ये था कि इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, आर्म्स एम्यूनेशन ये काफ़ी आउटडेटेड वगैरह इनके पास होते हैं। तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो आपको डिटेल में लिखने, उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल, ठीक है, पर्सनल इश्यूज क्या क्या हैं। देखिए ये चीज़ देखने में आई है कि हाई एट्रिशन है, काफ़ी लोग नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और क्यों सेटिस्फाइड नहीं होते हैं? क्योंकि वर्किंग कंडीशंस काफ़ी पुअर हैं। एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है CAPF में, और उसका डाटा आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि जो लीडरशिप पोजीशन है वो IPS के पास होती है, ठीक है। तो जो प्रमोशनल एवेन्यूज हैं वो काफ़ी कम होते हैं, आप टॉप रैंक पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्सेज हैं उनका मोरल काफ़ी डाउन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देन हैवी डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। देखिए आपने देखा होगा कि स्टेट में कुछ भी चीज़ हो जाए तुरंत इनको बुला लिया जाता है। इवन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती हैं उनको संभालने के लिए भी CAPF को बुलाया जाता है, जो कि उनका रोल नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इशू है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, काफ़ी बर्डन इनके ऊपर हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट डायमेंशन विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हमने बात की थी कि इनके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, जैसे कि हो गया बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह हो गया, ये काफ़ी उनका अभाव है इनके पास। देखिए जो नक्सल वाला जो एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी कैजुअलिटीज़ वगैरह होती हैं, और उसका एक वन ऑफ द मेन जो रीज़न है वो क्या है कि माइन ब्लास्ट वहाँ पे काफ़ी होते हैं। अब देखिए इशू क्या है कि जो CAPF है इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि डीपली प्लांटेड माइंस को डिटेक्ट कर पाए। तो ये एक इशू है, तो इस इशू को हमको रिजोल्व करना चाहिए।
तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न आर्म्स है, एम्यूनेशन है, उनकी कमी हमें दिखती है। इसके अलावा देखिए जो बजटरी अलोकेशन है वो काफ़ी कम होता है, और ये चीज़ तो आप हर किसी फील्ड में लिख सकते हो, सब में बजट हमको कम मिलता है, ठीक है। जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है, मतलब नए आर्म्स लेने हैं, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह लेनी है, नई टेक्नोलॉजी हमको लेनी है, तो उसका प्रोसेस इतना लेंदी होता है कि चीज़ों को प्रोक्योर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आप लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है, हाउसिंग। देखिए हाउसिंग का डाटा आपके सामने है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हाउसेस के लिए उससे कम ही बनाए जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। जहाँ तक इनके ट्रेनिंग सेंटर्स की बात है, तो देखिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है। अगर आप कंपेयर करें आर्म फोर्सेस से, आप कंपेयर करें आईपीएस से, ठीक है, तो वो एक कमी हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया, तो इनमें ट्रेनिंग वगैरह काफ़ी कम दी जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आता है सर्विस कंडीशन, किस हाल में, किस हालात में ये लोग काम करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देखिए सुसाइड्स वगैरह काफ़ी होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं, और यहाँ पे एनसीआरबी का डाटा है, ठीक है। और इसका मेन कारण क्या है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लोनलीनेस। एक ही जगह पे आपको काफ़ी टाइम तक रहना होगा, सुबह से लेके रात तक आपकी ड्यूटी वहीं पे है, ठीक है। अकेले रहते हो तो उस वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। जो बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है, टाइम पे छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है, काफ़ी हार्श कंडीशंस होती है, जैसे कि स्नो बाउंड एरियाज है, उसमें आप सालों सालों आप वहीं पे काम कर रहे हो। तो ये सब होती है बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन है जिनमें इन सब लोगों को काम करना होता है। और देखिए प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स कैसे दूर करें, तो जो ग्रीवांस रिडेशन मैकेनिज्म है वो एब्सेंट होती हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो वीडियो बना के डालते हैं कि मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि इन हाउस ग्रीवांस रिडेशन सिस्टम वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी सर्विस कंडीशंस में। तो इश्यूज आपने बता दिए, अब आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। ये 3 डायमेंशन ही पूछी गई थी, ठीक है। तो देखिए आप किस तरह से कंक्लूड करोगे, तो देखिए कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो इनके इश्यूज को एड्रेस करे, उनको पीरियडिकली रिव्यू करे और जो सोल्यूशन है वो ले, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, क्योंकि सीएपीएफ दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। और भी काफ़ी तरीके हैं जिससे आप कंक्लूड कर सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो वो भी एक अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एनवायरनमेंट से। टॉपिक क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं, हालांकि पहले भी इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन जिस वे में अब बात हो रही है तो एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। साफ साफ पूछा गया है कि इसको आपको समझाना है, ठीक है, कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज क्या होता है। उसके बाद क्या पूछा गया है, मेंशन इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, इसके क्या फायदे हो सकते हैं वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, डिस्कस द चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर इट्स वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या चैलेंजेस हैं इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, वो आपको मेंशन करने होंगे, उनको आपको डिस्कस करना है। तो देखिए 15 मार्कर है, और हमेशा ऐसा होता है कि काफ़ी सारे पार्ट्स पूछे जाते हैं 15 मार्कर में, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है। आपको पहले एक्सप्लेन करना है इस टेक्नोलॉजी को, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट पूछे गए हैं। और इसके अलावा देखिए आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ सॉल्यूशंस आपको देने पड़ेंगे कि क्या हमको करना चाहिए, और आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखिए कार्बन कैप्चर एंड उसका स्टोरेज। तो अगर हम इस
वर्ड को थोड़ा ब्रेक करें, तो कार्बन को कैप्चर करना है, ठीक है, उसको कैप्चर करना है और फिर उसके बाद उसको स्टोर कर देना है, स्टोरेज। तो ये मतलब समझ में आ रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है हम सब लोगों के सामने, और उसकी मेन वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और उसमें जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? CO2, ठीक है। अब देखिए हम सब जो नेशंस हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो अब बात आ रही है कि यार क्यों ना हम CO2 को ही कैप्चर कर लें, जो CO2 एमिट हो रही है उसी को हम कैप्चर कर लें और उसको हम स्टोर कर लें, ताकि वो जो CO2 है वो एनवायरनमेंट में न रहे ही नहीं, और जब रहेगी नहीं तो किस तरह से वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। देखिए ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ऑयल एंड गैस फील्ड है उसमें ये काफ़ी पहले से यूज होती है, ठीक है, काफ़ी पहले से इसको यूज किया जाता है, लेकिन इस वे में इसको यूज करना है तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हो। पहली चीज आती है जियोलॉजिकल। पहली चीज आती है जियोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन भी इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको स्टोरेज एंड कैप्चर के नाम से भी बुला सकते हो। दूसरा क्या होता है? ओशियन सीक्वेस्ट्रेशन होता है, और तीसरा होता है टेरेस्ट्रियल। अब देखिए जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो कार्बन CO2 को आप कहाँ पे स्टोर करोगे? जैसे कि सॉइल हो गया या फिर फॉरेस्ट वगैरह हो गया, आप प्लांटेशन वगैरह कर लोगे। जब आप ओशियन की बात करते हो तो वहाँ पे बेसिकली आप क्या बात करते हो? वहाँ पे आप इंजेक्शन की बात करते हो कि भाई CO2 को कैप्चर करके हम ग्राउंड पे ओशियन के बॉटम पे उसको इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, इंजेक्ट कर देंगे। या फिर आप बात करते हो फर्टिलाइजेशन की, और इसमें बेसिकली आयरन फर्टिलाइजेशन। देखिए आयरन डाल दिया जाएगा और उसमें क्या होगा, जब आयरन ज़्यादा होता है तो जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जब उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और उसमें CO2 का यूज़ होता है तो वो एब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन में किस तरह से आप फर्टिलाइजेशन करते हो। थर्ड वन इज जियोलॉजिकल। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लार्जेस्ट पोटेंशियल होता है, लार्जेस्ट पोटेंशियल। क्या करेंगे? जो पॉइंट ऑफ एमिशन है जहां से CO2 निकल रही है वहां से उसको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले आप सेपरेट कर लोगे, आप सबसे पहले सेपरेट करोगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, उसके बाद आप उसको स्टोर कर लोगे, ठीक है, स्टोर कर लोगे। अब स्टोर कहाँ पे करोगे? जो अर्थ के अंदर, जो क्रस्ट के अंदर आपको उसको स्टोर करना होगा, रॉक्स के अंदर स्टोर करना होगा। और देखिए जो रॉक्स हैं, जो ऊपर वाली रॉक्स हैं वो इम्परमिएबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो CO2 है वो निकल ना जाए। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब ये तो बैकग्राउंड है, अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिख दीजिए कि ये टेक्निक क्या है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि जो CO2 जहाँ से निकल रही है वहाँ से उसको कैप्चर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है, अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इससे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो मैंने आपको समझाया वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बताया कि आपको ब्रीफ नोट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए आपको ना बताना होगा कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे। तो देखिए बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है कि आप CO2 को कम कर रहे हो, तो जब CO2 को कम कर रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ठीक है, ग्लोबल मीन टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जो हमारे पेरिस क्लाइमेट गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होगा आप उसको कंटेन कर सकते हो, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए जब आप CO2 को आप स्टोर कर ले रहे हो
तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो आप उसको कर भी पाओगे ना, क्योंकि नुकसान नहीं होगा। तो आप जो एनर्जी डिमांड है उसको मीट कर सकते हो। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम लेवल का भी इशू होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी डिमांड है आप उसको मीट कर सकते हो, ठीक है। देन देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये टेक्नोलॉजी पहले से भी यूज होती है। तो जो हमारा ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होती हैं, इन सब में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी पोटेंशियल बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ये भी आप चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पोटेंशियल बेनिफिट में। अब बात आती है कि चैलेंजेस। देखिए, कहने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो पॉइंट ऑफ एमिशन है वहाँ से हमने CO2 को लिया, उसको सेपरेट किया, उसको हमने ट्रैप कर लिया, उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया, फिर हमने उसको स्टोर कर लिया। तो कहने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब करोगे तब हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी पैसा लगता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इश्यूज हमेशा रहेंगे, काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। देन आप बात कर सकते हो एनवायरमेंटल कंसर्न्स की। देखिए, अगर CO2 का लीकेज हो गया तो चांसेस हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो कॉन्टामिनेट हो जाए। पहली चीज़, आप CO2 को इंजेक्ट कर रहे हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ CO2 को आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो सिस्मिसिटी है वो इंड्यूस हो जाए, अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, हो सकता है ना। मतलब प्रॉपर स्टडी आपको करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर ये CO2 बाद में रिलीज हो जाती है तो फिर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट के ऊपर, क्या रिस्क होगी। तो ये सब चीज़ें रहेंगी कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके अलावा आता है रेगुलेशंस। देखिए, जब तक कोई साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा कि आपको किस तरह से इस प्रोसेस को इनिशिएट करना है, क्या प्रोटोकॉल्स होंगी, ठीक है, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इसको करना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और आज की डेट में इंडिया में इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी सारे हैं। देन हेल्थ कंसर्न्स भी हैं, जो लोग इसमें काम करेंगे तो CO2 का क्या इम्पैक्ट होगा, अगर लीकेज वगैरह होता है तो ये चीज़ भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। देन टेक्निकल चैलेंजेस। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको आप 3 प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला सेपरेशन है, देन ट्रांसपोर्टेशन है, देन उसका स्टोरेज है, ठीक है। तो अगर हम आइसोलेटेड वे में देखें तो इन तीनों पे काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इनका इंटीग्रेशन करें तो उसमें काफ़ी सारे गैप्स आज भी हैं, तो उनको हमको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डिप्लॉयमेंट में काफ़ी सारे गैप्स हमको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि भाई तो क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, एक तो पॉलिसी नहीं है, तो पहले तो पॉलिसी बना लो, ठीक है। पॉलिसी बनाओ कि भाई किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरह से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे, लैंड एक्विजिशन किस तरह से होगा, लीगल इश्यूज वगैरह क्या होंगे। तो ये सब एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, काफ़ी कॉस्टली ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट को आके यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो प्राइवेट फर्म्स हैं या फिर जो इवन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो भी आके इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, किस तरह से कॉस्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। देन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी, उसको हमको इंश्योर करना होगा, ताकि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो आप इंश्योर कर सकें। तो इस तरह से डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमको लेने होंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए, आप लिख सकते हैं कि जब हम ये सब कर लेंगे, ओनली देन दिस स्ट्रेटजी विल बी एबल टू प्ले अ की रोल इन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड अचीविंग ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है इस टेक्नोलॉजी का, उसको यहाँ पे लिख लो। कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको आप यहाँ पे लिख लो। तो कंक्लूजन में आप काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने एक सिंपल सा कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है कि जो इश्यूज हमने बताए हैं उसके सोल्यूशन हमने बताए हैं, तो अगर उनको कर लिया जाएगा तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आंसर शीट पे। देखिए, जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो है हैंड राइटिंग की।
ठीक है। लेकिन ये हैंडराइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़े एफर्ट्स मुझे लगाने पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं करोगे, आपको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि पता नहीं है कि आपको आपकी आंसर शीट जो एग्जामिनर चेक करेगा मेंस में, उसका माइंड किस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको इम्प्रूवमेंट तो करना होगा। और देखिए किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है। जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनके बीच की स्पेसिंग काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। देखिए मुझे पता है कि ये आंसर शीट किसकी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा भी था कि एक बार मैं आपकी आंसर शीट देख लूँगा, उसके बाद में बताऊँगा कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपकी आंसर शीट यहाँ पे चूज़ करी ताकि मैं उसको डिस्कस करूँ, ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं ना जो आपको सही से लिखने होंगे। जैसे कि देखिए आप रिफॉर्म्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे आर स्मॉल आना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल आपने लिखा हुआ है, तो इसको आपको दूर करना होगा। ये एक इशू है जो आपको रिजोल्व करना होगा। और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो आप बहुत गलत तरीके से लिख रहे हो। जैसे कि देखिए रिफॉर्म्स में आर हो गया, यहाँ पे हायर में एच देखिए, तो इस पे आपको वर्क करना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस आपको मेंटेन करना होगा। देखिए राइटिंग में फिर से कह रहा हूँ बुरी नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि या तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो आप अलग तरीके से लिख रहे हो, स्मॉल की जगह आप कैपिटल लिख रहे हो, काफ़ी कुछ घुमाया हुआ है आपने, और स्पेसिंग का इशू है, तो इसको आपको दूर करना होगा, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ ऐसी है जो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला हैंडराइटिंग वाला। तो मैं फिर से कह दूं इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मुझको कह रहे थे कि मेरी राइटिंग काफ़ी बुरी है, बट मुझको ऐसा नहीं लगा। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर, वो देख लेते हैं। देखिए शुरुआत आपने की है CAPF इन द इंडियन इकोनॉमी। भाई इंडियन इकोनॉमी लिखने का मतलब क्या था? ठीक है, कोई मतलब नहीं था ना, तो ये हेडिंग आपकी सही नहीं है, और इसको न भी लिखोगे तो चलेगा। हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। और आपने क्या लिखा है वही डेफिनेशन है जो मैंने लिखी थी, तो काफ़ी मतलब ये तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है रोल्स, ठीक है, रोल्स भी आपने लिख दिए, वो भी सही है। अब देखो इशू क्या है ना, आपने जो 7 आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनको आपको लिखना चाहिए था कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आप क्या करते, भले ही एक ऐसा सर्किल बना दो और इसमें 7 रेज निकाल दो और बता दो कौन कौन सी हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता, आपका स्पेस भी बच जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ना आपने क्या लिखा है, कॉजेज ड्यू टू विच इंडिया CAPF आर इन अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म्स। तो देखिए ये आर स्मॉल होना चाहिए, और इतना ज़्यादा घुमाओ मत यार, ठीक है। तो इससे क्या होगा समझ में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ है कि 3 डिफरेंट हेड्स हैं, 3 डिफरेंट डायमेंशन है जिसमें आपको इसको एड्रेस करना है। तो आपने वो नहीं किया, आपने क्या किया, बस 4 चीज़ें बता दी कि भाई ये इश्यूज हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। काफ़ी कुछ डायमेंशंस आपने छोड़ दी हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, तो इसको एक्सप्लेन करो ना भाई क्या है, वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी। पुअर पर्सनल मैनेजमेंट, देखिए ये तो है ही सही, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या चीज़ है वो आपको बतानी होगी। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो ये हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए थी। देन इन एडिकेट प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, तो देखो ये तो आपको जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये उसमें आपको डालना चाहिए था, तो ये इश्यू है, ठीक है। 3 डिफरेंट हेडिंग होनी चाहिए और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपने क्या लिखा है, द नेग्लिजेंस टूवर्ड्स CAPF इंस्पायर्ड देयर हायर डिवोशन टूवर्ड्स द नेशन हैज, उसमें फिर आपको रिफॉर्म्स करने होंगे। देखिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ना, न लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। देन आपने क्या लिखा है कि लो मोरल होता है, ठीक है, लो मोरल होता है। देखिए क्यों होता है ये नहीं बताया, आपने ये लिखा है कि लैक ऑफ प्रमोशंस, ठीक है, प्रमोशंस का इशू है। तो आप बताइए कि जो लीडरशिप रोल है वो IPS परफॉर्म करते हैं, तो वो जो डायमेंशन है वो आपने मिस कर दी है। फिर आपने लिखा है कि इट कैन लीड टू लैक ऑफ डेडिकेशन, देखो मतलब नहीं है ना, पूछा नहीं गया है।
जो डिमांड है क्वेश्चन की उस पे ही आपको स्टिक होना होगा, उससे आप भटक नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देन आपने बताया कि सम मेजर रोल्स ऑफ सीएपीएफ, देखो पूछा ही नहीं गया है कि कोविड में क्या किया है, दिल्ली राइट्स में क्या है, पूछा कहाँ है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है। तो इशू क्या है ना कि आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है ना, आपको उसको एड्रेस करना चाहिए था। वो क्या था कि इश्यूज क्या है, वो आपने काफ़ी शॉर्ट में निपटा दिए, और जो चीज़ पूछी नहीं गई है उसको आपने काफ़ी इलेबोरेट कर दिया है। तो ये चीज़ सही नहीं है, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये अननेसेसरी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना होगा ना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहो। शुरुआत में टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए आपने क्या लिखा है, वेज थ्रू विच सेटिस्फैक्ट्री कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि एज पर रिपोर्ट्स ये बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था। तो देखो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट आपको कहाँ पे लिखना था, यहाँ पे, ठीक है। जो पर्सनल मैनेजमेंट है यहाँ पे आपको लिखना था, जो वर्किंग कंडीशन है यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखना था। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फिर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मन में आई उसको वहीं पे लिख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने क्या लिखा है, पोस्टिंग स्ट्रक्चर रीअलोकेशन आपको करना होगा। इसमें देखो आपने क्या लिखा है, बट इन सम केसेस अपर पोस्ट आर फिल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो अपर पोस्ट होगी वो उसमें सीनियर ऑफिसर्स ही होंगे। इस लाइन को लिखने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे आपको लिखना था कि आईपीएस, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखनी थी, ये आपको शुरू में लिखनी थी, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए डी मोटिवेशन, या बार बार रिपीट कर रहे हो तो रिपीट मत करो, ठीक है। फिर आपने लिखे सॉल्यूशंस, ये आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। देखिए सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा आपको लिखने नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं गया है, सॉल्यूशंस पूछे नहीं गए हैं, तो ब्रीफ में आपको लिखना चाहिए। इतना बड़े से आप मत लिखो, ब्रीफ में आपको लिखना चाहिए अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो। जैसे ट्रेनिंग दो, फाइनेंशियल एड, देखो फाइनेंशियल एड क्या होता है, ये चीज़ सही नहीं है। आप बोलो कि बजट वगैरह अलोकेशन होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पैसा इनको अलॉट किया जाना चाहिए, तो वो एक सही वर्ड है। फाइनेंशियल एड सही नहीं है, ठीक है। वेल इक्विप्ड एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विपमेंट्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही से लिखो कि क्या आप लिखना चाह रहे हो, वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और इतना बड़ा मत लिखो, ये पार्ट पूछा नहीं गया है, कम में इसको लिख देना होगा। फिर आपने कंक्लूड किया है कि सेवरल प्लान्स लाइक पीएम स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, तो इनको हमको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा और ये बेटर हो सकता था, ठीक है। एंड हैंड राइटिंग थोड़ी इंप्रूव कीजिए, जो मैंने आपको बताया उस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी कुछ डायमेंशंस आपने मिस कर दी हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे वर्क करो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एड्रेस करो, और जो इररिलेवेंट या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मत दो यार, आपके मार्क्स फिर उसमें कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मैंने जानबूझ के आपकी कॉपी ली थी, क्यों, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इतना इशू नहीं है जितना आप मुझको कह रहे थे। थोड़ा इशू है, थोड़ा सा एफर्ट करोगे हो जाएगा, ठीक है। डीमोटिवेट मत होना, प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। और एक दिन वो भी जरूर आएगा जब आप काफ़ी अच्छे और अच्छी हैंडराइटिंग में आप आंसर्स लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहली एडवाइस तो ये है कि यार जो मेंस की जो आंसर बुक आती है ना, तो उसमें आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको पता चलेगा कि कंटेंट कितना हो रहा है, वर्ड लिमिट कहीं क्रॉस तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ एक मेरा एक एडवाइस होगी आपको। आपने डिफाइन किया है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। अब देखो इसमें आपने लिखा है कि स्टोरेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जबकि ये अभी मेरे ख्याल से CO2 के लिए ही है, तो CO2 यहाँ पे आना चाहिए। बाकी आपने सही से लिखा है, इंट्रोडक्शन अच्छा है। फिर पोटेंशियल बेनिफिट, ठीक है, वो आपने बता दिया। ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा, सही बात है। एडिशनल पावर मिलेगी, ये भी सही बात है। मोर फ्यूल, ये भी सही बात है। कंक्रीट, देखो स्पेलिंग सही करो कंक्रीट की ना, कंक्रीट को एनएस कर सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है,
एक्सपेंसिव है, ज़्यादा फ्यूल लगेगा, स्किड लेबर, तो चैलेंजेस भी ठीक है, बट देखो काफ़ी कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं, काफ़ी कुछ डायमेंशन है जो हमने डिस्कस की थी कि एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, वो सब आपने छोड़ दिया है, ठीक है। हेल्थ वाला इशू हो जाएगा, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी कुछ डायमेंशन आपने यहाँ पे छोड़ दी हैं, लीकेज वगैरह हो सकता है, एंड ट्रांसपोर्ट कुड बी डेंजरस, ठीक है। पब्लिक परसेप्शन निगेटिव, तो पॉइंट हैं आपके, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे लिखने चाहिए थे और आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो तो भाई हर क्वेश्चन में कंक्लूजन होना चाहिए, ये हैबिट बना लो, भले ही 1 लाइन का लिखो, 2 लाइन का लिखो, बट लिखो, ये हैबिट बना लो। और देखिए काफ़ी कुछ डायमेंशंस आपने छोड़ दी हैं, तो ऐसा मत करो, देखिए भले ही एक्सप्लेन कम करो लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा लिखो, ठीक है। पॉइंट्स ज़्यादा लिखो और कुछ सॉल्यूशंस देने की कोशिश करो। 15 मार्कर है तो वो चीज़ एक आपने यहाँ पे मिस की है, भले ही 1 या 2 ही सोल्यूशन दे दो, बट दे दो, ठीक है। तो उससे लगेगा कि हाँ हमने पूरी डायमेंशन अच्छे से कवर कर ली, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इसी के साथ ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, जो डेफिनेटली आपको आया ही होगा, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेरे तक भिजवा सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।